हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। आज आए एक वैकेंसी की अपडेट है। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई में, इस इटावा में जो स्थित है। तो उसमें वैकेंसी निकली हुई है, मल्टीपल पैरामेडिकल की पोस्ट है। तो हो सकता है उसमें आपके एलिजिबिलिटी के लिए भी कोई पोस्ट हो। तो आप चलिए पूरा डिस्कस करते हैं वन टू वन। पहले नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें लगभग 209 पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों पे है, क्योंकि जो ये निकली हुई है। ठीक है। ये लिखा हुआ है, इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन। ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन ऑन द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सीबीटी एग्जामिनेशन हो 2023 का। ये अभी क्लैरिफाई होकर अभी अपडेट हुआ है। ठीक है। तो जो भी आप चाहें वैकेंट पोस्ट पे आपके लिए एलिजिबल हो तो वो आप चीज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फिलिंग क्या करना होगा, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फिलिंग, फिर आपको बैलेंस की डिटेल देनी पड़ेगी, है ना। फिर अपलोडिंग द सिग्नेचर करने पड़ेंगे, फिर पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। और फिर उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ये 5 स्टेप दिए गए हैं अप्लाई करने के। कंप्लीटली मेंशन देन एप्लीकेशन वंस द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। एक चीज़ के ध्यान रखना, अब इसमें जो एज है वो 18 से 40 के बीच में, और पोस्ट के हिसाब से थोड़ी डिफर हो सकती है वन टू वन। ठीक है। वैसे मोस्टली 18 से 40 है। अब हम पहले फर्स्टली पोस्ट वाइज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। तो आपकी कौन सी पोस्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। सबसे पहले आप पोस्ट की बात करते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट की। पे मैट्रिक इसमें लेवल 4 की पोस्ट है, 18 से 40 है। ठीक है। और नंबर ऑफ वेकेंट 19 है। ठीक है। और इसमें मांगा क्या गया है, ग्रेजुएशन ऑफ नॉलेज। एक सेकंड में हाईलाइट करके करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ग्रेजुएशन विद द नॉलेज ऑफ नोटिंग इन ड्राफ्टिंग। ठीक है। एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संविदा वगैरह पे आप लोग काम करते हैं, या फिर ठेका भर्ती पे जैसे आप काम करते हैं, तो उसमें भी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट में नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर आपने काम किया हो। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विद द टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात करते हैं। मैं हर पोस्ट की, जैसे कि पोस्ट लेवल के पैसे कितने मिलेंगे, मतलब पे स्केल पे कितना रहेगा, एज, नंबर ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बस इतना इतना आपको बता के क्लैरिफाई करता रहूंगा। जैसे कि नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है। इसमें 18 से 40 सेम है। ठीक है। पोस्ट भी 19 सेम है। ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब किसी से भी चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में आपको चाहिए। लेकिन इफ एनी स्ट्रीम नहीं लिखा है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा है, पर इफ एनी स्ट्रीम भी नहीं लिखा है, यहाँ पे एक दो चीजें। लेकिन वैसे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है तो एनी स्ट्रीम चल जाएगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। ठीक है। जर्नलिज्म में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद पब्लिक रिलेशन में। ठीक है। अगर जैसे कि आपने काम किया कहीं पे भी, इसमें ऐसा कोई लिखा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जैसे इसमें लिखा था कि आपको मतलब आउटसोर्स पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपने कहीं काम किया हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो वो चलेगा, या फिर आपने गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस का, है ना, या फिर किसी ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपने काम किया हो, वो चलेगा एक्सपीरियंस। इसमें केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, कहीं से भी चलेगा आपका। ठीक है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं आपकी, मेडिकल सोशल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है। ठीक है। इसमें मैट्रिक पे लेवल 6 की रहेगी आपकी। 18 से 40 एज है, 12 पोस्ट है इसमें टोटल। ठीक है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको इसमें चलेगी, बैचलर का इसमें कुछ है ही नहीं काम। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपका। ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन वन लाइन। ठीक है। एंड वेलफेयर हेल्थ एजेंसी, मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है। और आपको क्वालिफिकेशन मेडिकल सोशल वर्क की आपके पास ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए काम करने की। मैं चीज़ें सही बताऊँ तो आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और ये जो आपका ये चीज़ें वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नॉलेज तो मोस्टली आज के टाइम पे सभी को होती है। ठीक है। अगर नहीं है तो जैसे कि अगर आप, इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन जैसे कि अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो आपको कुछ बेसिक सिस्टम आपके कंप्यूटर को आनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर को आपको चलाना चाहिए, कुछ जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, गूगल क्रोम वगैरह, ये सब आपको चलाने आने चाहिए अच्छे से। ठीक है। डेट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट डाइटिशियन की। डाइटिशियन की जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट है, इसमें लेवल 7 की आपकी सैलरी मिलेगी आपको। 18 से 40 आपकी एज है। ठीक है। और 4 पोस्ट है इसमें केवल लिखी हुई है। इसमें एमएससी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रेफरेबल लास्ट टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में चाहिए। ठीक है। इन प्रेफरेबल इन लास्ट टीचिंग हॉस्पिटल। देखो, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में भी, डाइजेशन में आपने कहीं, हाँ, अच्छे हॉस्पिटल में अगर कहीं काम किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस तो वही चलेगा। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा इन मतलब जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल में अगर आपने किया हो, टीचिंग के रूप में वर्क किया हो, क्योंकि एमएससी मांगेगी तो मास्टर्स मांगी गई ना, ये तो इसलिए टीचर्स बैचलर वालों के लिए मांगी होगी, बैचलर की पोस्ट के लिए होगा। अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट, स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 की पोस्ट है ये आपकी। ठीक है। और मतलब लेवल जो 4 में आपको बोला वो पे मैट्रिक्स है। 18 से 40 एज है, 20 पोस्ट है इसमें, ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम, 55% मार्क्स एंड फ्रॉम रिकॉग्निशन, मतलब इसमें कोई भी बंदा चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई भी पढ़ सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया 55% मार्क्स से। स्पीड आपकी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश में स्टेनोग्राफर में 40 से 35 चाहिए। ठीक है। देखो, इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड 40 से 35 वर्ड चाहिए टाइपिंग में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और नेक्स्ट आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज, इसको जिसको इतना सब कुछ आता होगा तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज तो होगी ही मे बी। ठीक है। एंड द इन एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफर। ठीक है। कैंडिडेट विद द इंग्लिश स्टेनोग्राफर में भी कंसिडर कर। इनका कहने का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट हिंदी या इंग्लिश में से, जैसे कि हिंदी वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, दोनों वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो इंग्लिश वाला कैंडिडेट को मतलब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट मतलब मेन चीज़ ये है मिनिमम आपको इंग्लिश वाली 100% आनी चाहिए और दोनों आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरी ग्रेड की ये लेवल 6 की पोस्ट है आपकी। ग्रेड लाइब्रेरी ग्रेड 2 पोस्ट 18 से 40 आपकी एज है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। ग्रेजुएट चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, फ्रॉम लाइब्रेरी साइंस में चाहिए आपको, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ द वर्क पीरियडिकली बुक्स डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन लाइब्रेरी में आपने जैसे आपने कब किया हो, रेप्यूटेड आफ्टर आफ्टर जो आपने डिग्री जो आपने कर रखी है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी साइंस की, उसके बाद, ठीक है, 2 साल का आपको चाहिए, 2 साल का, इसे ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की। भाई जूनियर इंजीनियर की इस बार पोस्ट काफ़ी अच्छी निकली हुई है और ज़्यादा भी निकली हुई है, 1 to 1, मतलब मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई है। जैसे नेक्स्ट पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियर की लेवल 6 की पोस्ट है आपकी, 5 पोस्टें टोटल निकली हुई है आपकी, ठीक है। इसमें इसमें देखो 4-5 इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एसी इंजीनियर और टेलीकॉम इंजीनियर, सीसीटीवी कैमरा इंजीनियर, सीसीटीवी इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर, सबकी लगभग एक एक पोस्ट है, ठीक है। कुछ एक पोस्ट जनरल में है, एक पोस्ट ओबीसी में, एक पोस्ट जनरल में, और एक एससी में, एक सॉरी और एक एससी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी पोस्ट आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा हुआ तो मे भी, लेकिन डिग्री के लिए प्रेफरेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर रिकॉग्नाइज किसी पॉलिटेक्निक स्कूल से किया हो तो बहुत अच्छे, और 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिव फील्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसी इंजीनियर का, तो इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला 3 ईयर का डिप्लोमा चलेगा, ठीक है। और आपका जैसे कि इंस्टीट्यूट प्लस एज स्पेशलाइजेशन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में आपने स्पेशलाइजेशन अगर कर रखा हो तो मोस्ट अच्छा है, ठीक है। और जैसे कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन वर्क में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी जो पोस्ट है टेलीकॉम सीसीटीवी कैमरा इंजीनियर, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इन टेलीकॉम्युनिकेशन, ठीक है। और 3 ईयर का ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा चलेगा, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ठीक है, इन टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक। दैट्स इट, ये 2 चीज़ें। नेक्स्ट बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सेम है, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर। एक चीज़ ध्यान रखना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, जैसे कि एक एसी इंजीनियर वाली और एक मैकेनिकल इंजीनियर वाली, लेकिन बस ये इसमें जो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में चाहिए, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर के, इसमें जैसे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर का, ठीक है, और रेपरेटिव अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया गया, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्ट की है वो है ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, इसमें लेवल 4 की पोस्ट है आपकी, ठीक है। 18 से 40 इसमें एज है, ठीक है, एक पोस्ट है केवल। इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10th पास चाहिए किसी भी अच्छे रेप्यूटेड बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, है ना। और आपने कहीं से भी कर रखा ऑल ओवर इंडिया, दैट इज एलिजिबल, ठीक है। 2 साल का आपका डिप्लोमा चाहिए आपका, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए क्या, ड्राफ्टमैनशिप एंड आईटीआई में, ठीक है, ड्राफ्टमैनशिप चाहिए, और 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये लेवल 8 की पोस्ट है, 18 से 40 में एज इसमें बोली गई है, और 3 पोस्ट इसमें निकली हुई है, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी की पोस्ट है। अब बात करते हैं इसमें मांगा क्या क्या है, इसमें जो आपके लिए मांगा गया है इसमें इन्होंने मांगा एलिजिबिलिटी, डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसके बारे में, ठीक है, फॉलोइंग, और आपको जैसे कि इफ एनी स्टेट नहीं लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी से चाहिए, ठीक है। हाइट इसमें चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, एंड रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर होगी फॉर रेजिडेंट एंड हिल एरियाज के लिए, ठीक है। जो हिल एरियाज में जो रहते हैं उनकी हाइट कम होती है कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, ठीक है। प्लेट्यू में नॉर्मल सतह पर रहने वाले उन पे हाइट कम होती है, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन है, ठीक है। चेस्ट 81 चाहिए, ठीक है, और 85 चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब 4 सेंटीमीटर फूलने के बाद, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा फॉर हिल एरिया कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, शुड बी पॉजेस द साउंड हेल्थ, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटी डिसीज, अगर आपकी हेल्थ स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, और आप किसी भी तरीके का रोग, आपका भी बीमारी इस तरीके की नहीं चाहिए। विजन इन बोथ द आईज शुड बी 6/12 विदाउट ग्लासेस, मतलब ये आपका विजन विजन के जो मतलब देखेंगे 6/6 आता है, 6/12 आता है, 2/2 आता है, तो वो चीज़ आप देख लेना कि आपका 6/12 रेडिंग आनी चाहिए। देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी तरीका, देखो मेन चीज़ है जब असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट है तो आपकी किसी भी फिजिकल एबिलिटी में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का दिमाग में रखना, ठीक है। हाइट एंड चेस्ट, है ना, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, डिप्टी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो भी आपका मेडिकल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार फॉर द प्रेस, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे देयर बी नो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट क्लेमिंग द रिलैक्सेशन, अच्छा, इन द हाइट चेस्ट एंड विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट टू द इफेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देखो जो भी ये जो रिलैक्सेबल होगा, तो जैसे कि आपने हिल एरियाज में काम कर रखा होगा तभी आपको रिलैक्सेबल मिलेगा, तो वहाँ का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आपका क्या चाहिए, डोमिसाइल चाहिए इनको, ठीक है, तभी आपको रिलैक्सेबल मिल पाएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आपका है, मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ चाहिए, है ना, रिलैक्सेबल के लिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस आपको चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर का इन कीपिंग द सिक्योरिटी एंड प्रेफरेबल इन हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर आपने कहीं पे भी मतलब आपने सिक्योरिटी का काम किया हो, जैसे अगर प्रेफरेबल होगा जैसे आपने हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, नहीं तो जैसे कहीं आपने फैक्ट्री में भी काम किया है किसी, या फिर मतलब ऑफिस में सिक्योरिटी का भी काम किया है ना, तो आप वहाँ का भी एक्सपीरियंस लगा सकते हो, मिनिमम 5 साल का चाहिए, मैक्सिमम कितना भी चलेगा। अब बात करते हैं डिजायरेबल, डिजायरेबल जो कि आर्म फोर्स पर्सनली होते हैं तो उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। और जो रैंक सूबेदार ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, ठीक है, सूबेदार की पोस्ट से जो पुलिस में जो रिटायर होते हैं
ठीक है, एंड पैरामिलिट्रिकल वाले एंड मिलिट्री फोर्सेस वालों को लिया जाएगा, ये डिजायरेबल है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कैंडिडेट वाला है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, क्योंकि 40 साल एज है ना मैक्सिमम, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इसमें एज आपकी 18 से 40 है, लेवल आपकी 5 की पोस्ट है। ठीक है, और आपकी पोस्ट 6 है केवल। मैट्रिकुलेशन चाहिए, केवल 10th पास चाहिए आपको, सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ द सैनिटरी कोर्स का। ठीक है, और 4 साल से कम का आपका 4 साल से कम का एक्सपीरियंस हो, 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इन द हॉस्पिटल ऑफ ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल का। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन आपके अच्छे हॉस्पिटल का भी आपको चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, इसमें लेवल 5 की पोस्ट है आपकी, कुल एज आपकी 18 से 40 है, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 है। ठीक है, 12th पास कैंडिडेट चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ मिनिमम। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ का ड्यूरेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में आपका होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स वाला। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ हैविंग हैंडलिंग द मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन अनरेप्यूटेड, मतलब आपको 2 साल का आपके काम का एक्सपीरियंस चाहिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 नंबर की पोस्ट है ये, मतलब इसमें टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है बायोमेड की। ठीक है, और लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें एज 18 से 40 सेम ही है। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, आपका ग्रेजुएट चाहिए इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और दूसरा या फिर डिप्लोमा हो, डिप्लोमा या फिर आपका डिप्लोमा भी चलेगा विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरी नहीं है इसमें, एक चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल ग्रेडर की, लेवल 6 की पोस्ट है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, कुल 32 पोस्ट है। ये क्या है, टेक्निकल ग्रेड की लेवल 6 की पोस्ट कुल 32 पोस्ट है। अब बात कर इसमें जैसे कि एक पोस्ट है आपकी मेडिकल 78 पोस्ट है टोटल। ठीक है, टेक्निकल ग्रेड की लेवल 6 की, एक लेवल 6 की, इसमें 18 से 40 में एज है, 30 पोस्ट इसकी है। बैचलर डिग्री विद एमएलटी, मतलब ये टोटल टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, बाकी जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनिपुलेट करने के लिए होती है ये केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये एमएलटी चाहिए आपकी, बैचलर डिग्री चाहिए एमएलटी में। ठीक है, आप बस समझिए कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 साल के बैठ का। अगर जो भी अभी सीएचओ वगैरह की पोस्ट में जो बंदे हुए हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, एकदम अच्छी वाली पोस्ट में, अपने काम वाली पोस्ट में जाने का, तो वो इसमें भर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, बस एनओसी लेनी पड़ेगी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट आपकी ओटी टेक्नीशियन की लेवल 6 की भी पोस्ट है, 18 से 40 आपकी एज है, 15 पोस्टें आपकी दी गई हैं। पीएससी या फिर ओटी टेक्नीशियन में आपने किया हो, या फिर एनएससीसी टेक्नीशियन में। ठीक है, ये दोनों इसमें चल जाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है एनएससी टेक्नीशियन में फ्रॉम ए कॉलेज एंड द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी आपका चल जाएगा, है ना। पैरामेडिकल में पैरामेडिकल फील्ड और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इसके डिप्लोमा के साथ, आपको 2 साल लगेंगे 50 बेड के हॉस्पिटल में। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट रेडियोलॉजी की, लेवल 6 की पोस्ट है, 18 से 40 23 पोस्ट है केवल। ठीक है, बीएससी चाहिए इन रेडियोलॉजी इन इमेजिंग टेक्नीशियन में। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो सेम चीज, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 साल का। अगर डिप्लोमा नहीं कर रखा, केवल बैचलर है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन इन रेडियोग्राफी की, है ना। 18 से 40 लेवल 6 की पोस्ट है, ये 10 पोस्ट है इसमें दी गई है। बीएससी इन चाहिए इन रेडियोथेरेपी टेक्निक्स। ठीक है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अगर आपने डिप्लोमा से भर रहे हैं तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। ठीक है, ई एल ओ आर ए का एलोरा का रजिस्ट्रेशन भी इसमें मैंडेटरी है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्निक्स में। ये चीज आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेडर की, लेवल 5 की पोस्ट, वो लेवल 6 की थी, ये लेवल 5 की पोस्ट, कुल 30 पोस्ट है। 1 to 1 डिस्कस करते हैं। टेक्नीशियन की CSST की पोस्ट है ना। अगर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह में भी निकली हुई है, इसका भी रिजल्ट आ चुका है, इस है ना, तो इसका रिजल्ट आ चुका है कितने और ये पोस्ट उसमें भी निकली हुई थी राम, अरे सॉरी, SGPGI में, SGPGI लखनऊ में, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो के लिंक एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, लेवल 5 की ये पोस्ट है, 18 से 40 में एज है, 4 पोस्ट है आपकी। ठीक है, जिनका भी उसमें नहीं हुआ तो वो इसमें फटाफट से भर देना। ठीक है, 10+2 चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए विद रिलेटेड फील्ड, मतलब टेक्नीशियन इन CSST में। ठीक है, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में, या फिर आपने BSc कर रखा हो CSST में। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है OT असिस्टेंट की, OT असिस्टेंट की भी उसमें पोस्ट निकली थी SGPGI में, लेवल 5 की पोस्ट है ये, 18 से 40 आपकी एज, है ना। और 15 चाहिए, 15 पोस्ट है इसमें, 10+2, और फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो OD असिस्टेंट का, और तो उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, या फिर केवल आपने BSc कर रखी हो या फिर बैचलर कर रखा हो इन OT टेक्नीशियन या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की कार्डियोलॉजी। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट, 18 से 40 5 पोस्ट है इसमें। ठीक है, 10+2 मांगा है विद सेम डिप्लोमा और 50 बेड वाला हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस 1 साल का, या फिर आपने बैचलर रखा हो कार्डियोलॉजी टेक्निक में, क्योंकि कार्डियोलॉजी वाली ये पोस्ट है ना, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स में। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन असिस्टेंट की, इसमें न्यूरोफिजियोलॉजी की है, लेवल 5 की पोस्ट है, 18 से 40 है, 2 पोस्ट है केवल। ठीक है, एक ऐसी एक जनरल की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10+2 अगर डिप्लोमा चाहिए रिलेटेड फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस है 50 मिनट का, अगर आपके पास डिप्लोमा है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद न्यूरोफिजियो टेक्निक्स में, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 नंबर की पोस्ट, इसमें टेक्नीशियन इन डायलिसिस में चाहिए, लेवल 5 की पोस्ट है, 18 से 40 एज है, केवल 4 पोस्ट है। आप देख सकते हैं केवल इसमें 10+2 डिप्लोमा चाहिए रिलेटेड फील्ड, और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर डिप्लोमा है तो 50 बेड वाले हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में, ठीक है। और अगर बैचलर डिग्री तो बीएससी इन डायलिसिस टेक्निक्स चाहिए, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। तो ये मैंने टोटल 21 पोस्टों पे आपकी उत्तर प्रदेश मेडिकल साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई में वैकेंसी निकली थी, तो मैंने कंप्लीट डिस्कस आपको कर दिया है, ठीक है, 1 to 1 पोस्ट विद एलिजिबिलिटी के साथ, है ना। मुझे लग रहा है मैंने कुछ छोड़ी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग फीस की। भाई फीस तो मैंडेटरी है ना, फीस क्या चलेगा, है ना। फीस इसमें जो चलेगी वो आप देख सकते हैं, जनरल की पोस्ट है आपकी तो 2,000 रुपये फीस है, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है इसके लिए भी 2,000 रुपये फीस है, एससी और एसटी के लिए केवल 1,200 फीस है ना। फीस तो सबसे ज्यादा है फीस तो एम्स से बस थोड़ी कम है, एम्स की 3,000 रहती है, इनकी 2,000 है, बस इतना फर्क है। 18% जीएसटी है, तो कुल मिला के आपको 2,360, और 2,360 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,360 लगेगी, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए केवल 1,416 लगेगी। फीस सभी के लिए ज्यादा है, मैं किसी एक कैटेगरी के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 800 रुपये 2,000 रुपये तो वो चीज़ें फर्क ही नहीं है, सब चीज़ें। अब बात कर लेते हैं बाकी जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहता है, जो भी आपका रिलैक्सेशन होगा, है ना, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन, एज लिमिट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, सब गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंडर जो बने होंगे वो लगेंगे, ठीक है। बाकी और अदर स्टेट के कैंडिडेट को एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, ये चीज़ आप क्लैरिफाई के हिसाब से समझ लें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, एज जैसे कि सभी वैकेंसियों में होता है, दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एससी एसटी ओडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस, जैसे जो भी एक्सपीरियंस जो भी रिलैक्सेशन है वो गो टू गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है। सेम ऐसा ही सबकी सभी के साथ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए एक एक अपडेट उनके लिए है, एक एज लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। जो आपकी एज लिमिट किससे कैलकुलेट की जाएगी, एज लिमिट एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। तो आप 1 जुलाई को कितनी आपकी एज थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट की जाएगी, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको, हाँ, एक असिस्टेंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक रिमार्क है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट टू बी अपीयर इन स्किल टेस्ट, जिनका भी स्किल टेस्ट है तो उनका स्किल असेसमेंट होगा, ठीक है। टेक्नीशियन वालों का कुछ नहीं हो, जो टेक्निकल पोस्ट होती है उनका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट 3 टाइम्स, ठीक है। आगे जिनका भी स्किल टेस्ट होगा उनको 3 गुना बुलाया जाएगा, फॉर द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, जैसे अगर 3 पोस्ट है तो 9 लोगों को बुलाया जाएगा। हाउएवर द स्किल टेस्ट इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर सच दैट द स्किल टेस्ट शैल नॉट बी काउंटेड इन ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोसेस। इसमें केवल फाइनल सिलेक्शन में केवल फिल्टर आउट करने के लिए ये होगा, इसके मार्क्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होंगे। जैसे कि एक मिनिमम होगा कि इतने आपको लाने हैं, बस दैट्स इट। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन सीआरटी। जो भी आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ओनली बाय द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। देखो जिनका स्किल टेस्ट है तो उनका पहले सीआरटी होगा, आपका जो मेरिट बनाई जाएगी वो आपकी सीआरटी के बेसिस बनाई जाएगी। बट अगर आपका स्किल टेस्ट है तो आपको स्किल टेस्ट को फिल्टर आउट करके फिर जो बच्चे निकलेंगे फिर उनकी मेरिट लिस्ट सीआरटी के आधार पर बनाई जाएगी। बट वो आपके जिनका स्किल टेस्ट है तो उनको स्किल टेस्ट के फिल्टर को परसीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, द पर्सन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसके लिए एक्स आर्मी जो कैंडिडेट है वो भी सब अवेलेबल है, पैरामेडिकल पैरा कमांडो, ठीक है, और मतलब जितने भी मतलब पैरामेडिकल मिलिट्री फोर्सेस होते हैं सभी के लिए जो सभी एलिजिबल है इसमें, डिजायरेबल में, हैव टू अपीयर इन पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर द क्वालिफाइंग। इनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एक चीज ध्यान रखना, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पर्सनल इंटरव्यू होगा जब वो सीआरटी क्वालिफाई कर लेंगे। देन द इंटरव्यू विल बी कैरी 20 मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स का होगा, विच विल बी एडेड इन द फाइनलाइजेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, जो कि फाइनल मेरिट में आपके ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीआरटी आपका 100 का होता है, 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, तो टोटल मार्क्स का आपका पेपर होगा 120। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी केवल केवल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, उनकी 120 में से पूरी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो गाइस बस यही आपके लिए अपडेट थी, कुछ भी रिगार्डिंग इसके छोटी अपनी इसका अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी और कुछ भी आपको अपडेट हो या फिर कुछ भी क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।